नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है मुखौटा। ये कहानी बहुत लंबी है, इसलिए मैं इसे 2 भागों में प्रकाशित करूँगी। तो चलिए सुनते हैं मुखौटा का पहला भाग। दीदी, मैं आपके आने का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रही थी। माया ने समिधा से कहा। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? समिधा ने आश्चर्य से पूछा। दीदी, आप इस हॉस्टल की वार्डन हैं और यहाँ आने वाले सभी बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत प्यार करती हैं। इसीलिए बच्चे आपकी सभी बात मानते हैं। दीदी, 3 दिन पहले एक 8-9 साल की बहुत प्यारी बच्ची इस हॉस्टल में आई है। वह बहुत उदास रहती है। उसने 3 दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया। मैंने बहुत कोशिश की पर उसके चेहरे की उदासी खत्म नहीं हुई। मैं इसीलिए आपका इंतजार कर रही थी। आप ही उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं। माया ने अपनी बात स्पष्ट की। कब आई वो बच्ची? समिधा ने पूछा। आज 3 दिन हो गया दीदी। उसके पापा उसे छोड़ने आए थे। जब वह जाने लगे तो बच्ची बहुत रो रही थी। वह यहाँ हॉस्टल में रुकना नहीं चाहती थी पर उसके पापा ने उसे डांट कर चुप करा दिया। वह मासूम बच्ची डांट खाकर चुप हो गई। दीदी, मुझे वह आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह तो उस बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह उसका पिता नहीं कोई अनजान व्यक्ति हो। माया ने समिधा से बताया। चलो, मैं उस बच्ची के पास चलती हूँ, समिधा ने कहा और वह माया के साथ उस बच्ची से मिलने चल दी। समिधा जब उस बच्ची के रूम में पहुंची तो वह चुपचाप अपनी किताबें गोद में रखकर शून्य में कुछ खोज रही थी। समिधा को देखकर उस लड़की की रूम पार्टनर खुश होकर बोली, मैडम, आप कब आई? समिधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। अपनी रूम पार्टनर की बात सुनकर उस बच्ची ने चौंक कर उधर देखा जहाँ समिधा खड़ी थी। समिधा मुस्कुराते हुए उस बच्ची के पास आई और उसके पास बैठकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उस बच्ची ने धीरे से कहा, खुशी। समिधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारा नाम किसने रखा है? समिधा ने फिर उस लड़की से पूछा। बच्ची के चेहरे पर अभी भी उदासी थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मेरी मम्मा ने। क्या तुम्हें अपनी मम्मा की याद आ रही है? समिधा ने धीरे से पूछा। फिर रुक कर कहा, मम्मा से फोन पर बात करोगी? समिधा ने बहुत प्यार से पूछा था। समिधा की बात सुनकर खुशी ने कहा, मैं अपनी मम्मा से फोन पर बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मम्मा भगवान के घर चली गई हैं। या कहते हुए खुशी की आंखों से आंसू गिरने लगे। खुशी की बात सुनकर समिधा के साथ माया के चेहरे पर भी दुख की लकीरें दिखाई देने लगी। समिधा ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, खुशी बेटा, क्या आपकी मम्मा बहुत अच्छी थी? समिधा की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर पहली बार मुस्कान फैल गई। हाँ मैडम, मेरी मम्मा बहुत सुंदर और अच्छी थी। वह सभी के साथ बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे घर में एक काकी अम्मा काम करती हैं। वह मेरी अम्मा को देवी कहती थी। एक दिन मैंने काकी अम्मा से पूछा, आप मम्मा को देवी क्यों कहती हैं? तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मम्मा सभी की मदद करती हैं इसलिए मैं उन्हें देवी कहती हूँ। खुशी ने खुश होकर समिधा को बताया। पर पता नहीं मम्मा को क्या हो गया, वह बहुत बीमार रहने लगी। उन्होंने खाना पानी सब छोड़ दिया और एक दिन वह रात में सोई, फिर सुबह उठी ही नहीं। मैंने उन्हें बहुत उठाया पर वह कुछ बोल ही नहीं रही थी। तब काकी अम्मा ने कहा, मेरी मम्मा भगवान के पास चली गई हैं। उन्होंने यह भी कहा, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं। खुशी ने उदास होकर ये बात बताई। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। समिधा भी खुशी की बात सुनकर उदास हो गई। उसने खुशी का ध्यान अलग हटाने के लिए दूसरी बात शुरू कर दी। खुशी, तुम्हारी काकी अम्मा ने बिल्कुल ठीक कहा, जो लोग अच्छे होते हैं भगवान उन्हें अपने पास बुला लेता है।
पर तुम्हारे पापा तुम्हारे पास हैं, तुम उनके बारे में मुझे कुछ बताओ। पापा अच्छे नहीं हैं, वह बहुत गुस्सा करते हैं। पहले जब मम्मा बीमार नहीं थी तो वह मुझसे और मम्मा से बहुत प्यार करते थे, पर जब से मम्मा बीमार हुई वह मम्मा से गुस्सा करते थे। मम्मा बहुत रोती थी। मम्मा को देखने जो डॉक्टर आंटी आती थी, पापा उनसे बहुत प्यार से बात करते थे, पर मम्मा पर गुस्सा होते थे। मैडम, काकी अम्मा ने मुझे बताया कि मेरे पापा उनको मेरी मम्मा बनाएंगे, मेरी नई मम्मा जो डॉक्टर आंटी हैं। उसके कहने पर ही पापा ने मुझे यहाँ हॉस्टल में छोड़ दिया है। खुशी ने दुखी होकर के यह बात बताई। मैडम, मुझे नई मम्मा नहीं चाहिए, पर पता नहीं क्यों पापा डॉक्टर आंटी को मेरी नई मम्मा बनाना चाहते हैं। खुशी ने फिर समिधा से कहा। खुशी की बात सुनकर समिधा को खुशी के पापा से नफरत सी हो गई। तभी खुशी ने कहा, मैडम आप मेरी मम्मा की फ़ोटो देखेंगी? समिधा जैसे सोते से जाग गई। उसने कहा, हाँ जरूर, मुझे दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि मेरी गुड़िया जैसी खुशी की मम्मा कैसी हैं। खुशी ने तकिए के नीचे से एक तस्वीर निकाली और समिधा को दिखाते हुए कहा, मैडम ये मेरी मम्मा है, ये मैं हूँ और ये मेरे पापा हैं। खुशी के पापा की तस्वीर देखकर समिधा चौंक गई। जिस व्यक्ति को उसने एक बुरा सपना समझकर भुला दिया था, वह आज हकीकत बन उसके सामने एक बार फिर खड़ा हो गया था। मैडम देखिए मेरी मम्मा कितनी सुंदर हैं। खुशी ने खुश होकर समिधा से कहा। समिधा को खुशी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, वह तो अतीत के गलियारे में दौड़ने लगी। तभी खुशी ने समिधा को हिलाते हुए कहा, मैडम आप कहाँ खो गई? समिधा ने खुद को संयमित किया और कहा, कहीं नहीं खुशी, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे पास आकर इन तस्वीरों को देखूंगी। इतना कहकर समिधा जल्दी से खुशी के कमरे से बाहर निकल गई, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। समिधा को अचानक वहां से जाता हुआ देख माया को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह समिधा को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। समिधा के लिए बच्चों की खुशी से ज़्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। माया को समिधा का वहां से जाना कुछ अजीब सा लगा, पर वह कुछ समझ नहीं सकी। फिर उसने लंबी सांस ली, वह भी वहां से चली गई। समिधा सीधे अपने कमरे में गई। आज रविवार था, इसलिए उसे ऑफिस में बैठना जरूरी नहीं था। समिधा ने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जैसे वह दौड़ कर आई हो। शेखर, शेखर, यह नाम समिधा के दिमाग में गूंजने लगा। यही व्यक्ति तो था जो कभी उससे प्यार का दावा करता था, जिसको आज उसने तस्वीर में देखा। समिधा आज से 10 साल पीछे अतीत में चली गई। समिधा जैसे ही कॉलेज पहुंची, उसकी सहेली मधु उसके पास आकर बोली, आज देर क्यों हो गई कॉलेज आने में? क्या करूं, ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था। समिधा ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे तो आने में देर हुई, पर तुम्हें क्या हुआ जो तुम क्लास अटेंड करने नहीं गई? समिधा ने मुस्कुराते हुए खुद ही प्रश्न कर दिया। क्या करूं समिधा मैडम, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मधु ने छेड़ते हुए कहा। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी मधु ने कोहनी मारते हुए समिधा से कहा, तेरा आशिक इधर ही आ रहा है। समिधा ने देखा शेखर उसके पास आ रहा था। शेखर को देखकर मधु ने कहा, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है, मैं चलती हूँ। मधु ने हंसकर दोनों को देखा और वहां से चली गई। समिधा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, शेखर ने गंभीर मुद्रा में समिधा से कहा। शेखर के चेहरे पर आज मुस्कान की जगह उदासी छाई हुई थी। क्या बात है शेखर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? समिधा ने शेखर को देखकर पूछा। चलो कहीं बाहर चलते हैं और वहीं बैठकर मैं तुम्हें बताऊंगा, शेखर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वह दोनों शिव मंदिर के कैंपस में बैठे हुए थे। यह शिव मंदिर शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित था। यहाँ ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ नहीं होती थी, इसलिए समिधा और शेखर अक्सर यहाँ आ जाते थे। अब बताओ शेखर, क्या बात है? समिधा ने शेखर का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से पूछा। शेखर सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा।
उसने कोई जवाब नहीं दिया। शेखर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे घबराहट हो रही है, समिधा ने परेशान होकर पूछा। समिधा, पापा ने मेरी शादी पक्की कर दी है, शेखर ने अपनी नजरें झुकाकर जवाब दिया। शेखर की बात सुनकर समिधा ने आश्चर्य से पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? तुमने अपने पापा को बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? समिधा ने दूसरा सवाल किया। बताया था, पर वह तैयार नहीं है। उन्होंने अपने दोस्त की बेटी से मेरा विवाह करने का फैसला किया है। जब मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा यदि मैंने उनकी बात नहीं मानी तो आत्महत्या कर लेंगे, शेखर ने गंभीर लहजे में बताया। शेखर की बात सुनकर समिधा की आंखों में आंसू की धारा बह निकली। शेखर ने कहा, समिधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं शादी किसी से भी करूँ पर प्यार हमेशा तुमसे ही करता रहूँगा। समिधा, अगर तुम तैयार हो तो मैं आज अभी यही मंदिर में तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन क्या तुम्हारे पापा मुझे अपनी बहू स्वीकार करेंगे? समिधा ने उदास लहजे में पूछा। नहीं, पापा तुम्हें कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे और मैं पापा की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। समिधा, शेखर ने गंभीरता से जवाब दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, समिधा ने धड़कते दिल से पूछा। समिधा, मुझे पापा की बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं अपने पापा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो जो कहते हैं वही करते भी हैं, इसलिए मैं अपने पापा को खो नहीं सकता। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं बाद में तुमसे शादी कर लूँगा, शेखर ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए जवाब दिया। समिधा ने आश्चर्य और गुस्से से शेखर को देखते हुए कहा, शेखर, तुम मुझे अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहते हो, जो कानून और समाज दोनों की नज़रों में नाजायज है? तुम्हारी नज़रों में मेरी यही हैसियत है? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे शादी करने की बात कर रहा हूँ। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पत्नी का अधिकार दूंगा, अलग घर लेकर दूंगा जहाँ तुम रानी बनकर रहना। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर पापा की धमकी के कारण मैं मजबूर हूँ। मैं अपने पापा की मौत का इल्जाम अपने सर पर नहीं लेना चाहता, इसीलिए तुम्हें दूसरी पत्नी बनाना चाहता हूँ। समिधा, मेरा विश्वास करो, शेखर ने समिधा का हाथ पकड़कर उसे मनाते हुए कहा। नहीं शेखर, मैं तुमसे छुपकर शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी माँ इस तरह की शादी करने की इजाज़त नहीं देगी। जिस तरह तुम्हें अपने पापा प्यारे हैं उसी तरह मेरी माँ मुझे प्यारी है। तुम खुश रहो, यही मेरी दुआ है। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश ना करना, समिधा ने कहा और वहाँ से चली गई। मधु से उसे पता चला कि शेखर ने शादी कर ली। मधु ने ही बताया कि उसने उस लड़की से शादी इसलिए की है कि वह बहुत सुंदर और अपने माता पिता की इकलौती लड़की है और उसके पिता शहर के बहुत बड़े उद्योगपति थे। मधु ने बताया। समिधा ने कहा, ठीक है, ये तो शेखर की जिंदगी है, उसने शादी कर ली तो ठीक है। फिर मधु ने कहा, शेखर तुम्हें प्यार नहीं करता है समिधा, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। नहीं मधु, शेखर मुझे आज भी प्यार करता है, वो अपने पिता की धमकी के कारण मजबूर हो गया है, समिधा ने मधु से कहा। नहीं समिधा, तुम आज मेरी बात नहीं मान रही हो। तुम्हारी आंखों पर शेखर के प्यार की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए तुम ये समझ रही हो कि शेखर तुम्हें प्यार करता है, लेकिन शेखर किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। वह वासना का पुजारी है और दौलत का भी, इसलिए उसने एक अमीर लड़की से शादी की जो सुंदर भी है और दौलतमंद भी है। मधु की बात सुनकर समिधा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो अपने मन मंदिर में शेखर को बसाई हुई थी और उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। जब शेखर ने शादी कर ली तो समिधा का मन उस शहर में नहीं लगा। उसे शेखर की अक्सर याद आती रहती थी। वो सोचती थी कि अगर किसी दिन उसका सामना शेखर से हो गया तो क्या होगा, कहीं उसका वैवाहिक जीवन उसके कारण बर्बाद ना हो जाए। इसलिए उसने उस शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया और उसने उत्तराखंड के एक शहर में वार्डन की नौकरी कर ली। तब से वह इन्हीं बच्चों के बीच रहकर अपनी पुरानी यादों को भुलाने की कोशिश कर रही थी। उसने आज तक शादी नहीं की थी क्योंकि वह अभी तक शेखर को भुला नहीं सकी थी।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। समिधा अतीत से वर्तमान में लौट आई। समिधा ने दरवाजा खोला तो सामने माया खड़ी हुई थी। दीदी, आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रही हैं। माया ने कहा, चलो मैं आती हूँ। समिधा ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद समिधा प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी हुई थी। समिधा, परसों जो लड़की खुशी इस हॉस्टल में रहने आई है, उसके पापा कल आ रहे हैं। वह बहुत बड़े उद्योगपति हैं। हमारे स्कूल को बहुत बड़ा डोनेशन देने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी लड़की का विशेष ध्यान रखा जाए, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम उस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखना। उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। प्रिंसिपल मैडम ने समिधा को समझाते हुए कहा। ठीक है मैडम, मैं अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, समिधा ने कहा और वहाँ से चली गई। उसे प्रिंसिपल मैडम की बात अच्छी नहीं लगी, पर उसे नौकरी करनी थी, इसलिए चुप रहने में ही भलाई थी। दूसरे दिन समिधा ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी माया ने आकर बताया, खुशी के पापा उससे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनको अंदर भेज दो, समिधा ने कहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह सोच रही थी कि वह शेखर का सामना कैसे करेगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिसे वह प्यार करती थी, जिसने उसे धोखा दिया, वह आज फिर उसके सामने आ रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाइए, समिधा ने कहा। शेखर जैसे ही अंदर आया, अपने सामने समिधा को देखकर चौंक गया। समिधा, तुम यहाँ की वार्डन हो? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकती क्या मिस्टर शेखर? समिधा ने उल्टा सवाल कर दिया। समिधा की बात सुनकर शेखर सकपका गया। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य नहीं था। तुम यहाँ की वार्डन हो, मैं यहाँ नहीं जानता था, शेखर ने अपनापन दिखाते हुए कहा। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे मिस्टर शेखर? समिधा ने रुखाई से पूछा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का विशेष ध्यान रखा जाए। उसके लिए मैं अतिरिक्त फीस देने को तैयार हूँ, शेखर ने गर्व से जवाब दिया। तब तो आपको उसे अपने साथ घर में रखना चाहिए, समिधा ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। शेखर समिधा की बात सुनकर सकपका गया, फिर स्वयं को संभालते हुए बोला, मैं शादी करने जा रहा हूँ। खुशी ने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। वह इंदु को अपनी माँ का स्थान नहीं दे पाएगी, इसीलिए मैं यह चाहता हूँ कि वह इंदु से दूर रहे। जब वह समझदार हो जाएगी तो उसे खुद ही समझ आ जाएगा कि मैंने उसे हॉस्टल में क्यों रखा था, शेखर ने बेशर्म बनते हुए जवाब दिया। मिस्टर शेखर, आप कैसे बाप और पति हैं जो अपनी बेटी की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और अपनी पत्नी के प्यार का अपमान भी? अभी 2 महीने पहले खुशी ने अपनी माँ और आपने अपनी पत्नी को खोया है। उसे कुछ समय तो देते कि वह अपनी माँ को भूल सके, उसके बाद शादी करते, समिधा ने नफरत से कहा। मैडम, समिधा, खुशी ने जरूर अभी 2 महीने पहले अपनी माँ को खोया है, पर मैंने अपनी पत्नी को 5 साल पहले ही खो दिया था, क्योंकि वह पत्नी का फर्ज निभाने लायक नहीं थी। हर समय बीमार रहती थी। मुझे भी पत्नी का सुख चाहिए, इसलिए मैं और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता, शेखर ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शेखर की बात सुनकर समिधा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वह सोचने पर मजबूर हो गई कि उसके सामने जो शख्स बैठा है, क्या वह वही व्यक्ति है जो उससे प्यार का दम भरता था? उसके सामने बैठा व्यक्ति तो वासना का पुजारी है। या तो किसी से प्यार कर ही नहीं सकता, या तो औरतों के शरीर से प्यार करता है। चलो, अच्छा हुआ कि आज इस व्यक्ति के चेहरे का मुखौटा उतर गया, नहीं तो वह जीवन भर इस मुखौटे के पीछे का घिनौना चेहरा पहचान न पाती। समिधा शेखर की बात सुनकर उसे घृणा से देखते हुए बोली, मिस्टर शेखर, आप यहाँ से जा सकते हैं और आज के बाद आपको जो भी बात करनी हो वह प्रिंसिपल मैडम से कीजिएगा, मुझसे नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा निर्णय बहुत सही था। मैंने तुम्हें पहचानने में कोई भूल नहीं की। समिधा की नफरत भरी निगाहों को देखकर शेखर वहां बैठा नहीं रह सका। वह ऑफिस से बाहर निकल गया। शेखर के जाते ही समिधा ने लंबी सांस ली। जब तक शेखर उसके सामने बैठा था, उसका दम घुट रहा था। उसकी बेशर्मी और ढिठाई देखकर समिधा अवाक रह गई थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वह इतने घृणित इंसान को अब तक अपने मन मंदिर में बिठाए हुए थी। जिस आदमी की परछाई से भी आज उसे घिन महसूस हो रही थी, वह आज तक उस आदमी को पिता के प्यार के कारण मजबूर समझ रही थी और उसे प्यार का देवता मानकर उसकी पूजा करती रही। जो व्यक्ति किसी की नफरत के भी काबिल ना हो, उससे कोई प्यार कैसे कर सकता है? क्या मैं इतनी बेवकूफ़ थी?
मैं लोहे को हीरा समझकर अब तक संभाल कर रखी हुई थी। समिधा को स्वयं पर गुस्सा आ रहा था। समिधा के मन में तूफान उठा हुआ था। वह सोच सोच कर घुट रही थी कि जब मैं शेखर के इस व्यवहार को देखकर इतनी परेशान हो गई हूँ तो वह नन्ही सी बच्ची कैसे अपनी माँ के स्थान पर किसी और औरत को बर्दाश्त कर पाएगी। शेखर अपने स्वार्थ और वासना में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी बेटी की खुशियों की भी कोई परवाह नहीं रही। अभी तो खुशी छोटी है, ज़्यादा कुछ नहीं समझ रही है, पर कल को वह बड़ी होगी तो क्या सोचेगी। उसके मन में अपने पिता के लिए कितनी नफरत की भावना जन्मने लेगी। पर शेखर जैसे व्यक्ति के लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। वह तो सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है। ऐसे वासना के पुजारी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। समिधा ने यही सोचते हुए एक सर्द भरी लंबी सांस ली। तभी माया ऑफिस में आई और आते ही रहस्यमयी आवाज में बोली, दीदी आपको पता है अभी प्रिंसिपल ऑफिस में क्या हुआ? अरे माया, जब मैं यहाँ अपने ऑफिस में बैठी हूँ तो मुझे प्रिंसिपल ऑफिस की बात कैसे पता चलेगी? मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं। अब तू ही बता दे वहाँ क्या हुआ, वरना तेरे पेट में दर्द होने लगेगा। समिधा ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी वह जो अमीर आदमी आया हुआ है ना। फिर कुछ सोच कर उसने कहा, अरे दीदी वही खुशी बिटिया का बाप। वह प्रिंसिपल सर से कह रहा था कि अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मेरे यहाँ जल्दी जल्दी आने से खुशी यहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको खुशी के विषय में जो भी जानकारी देनी होगी फ़ोन पर दे दीजिएगा। मैं अगले सप्ताह विवाह करके हनीमून के लिए यूरोप जा रहा हूँ। वहाँ से 2 महीने बाद लौटूंगा। तभी मैं अपनी नई पत्नी के साथ यहाँ खुशी से मिलने आऊँगा। दीदी क्या कोई बाप इतना निष्ठुर हो सकता है कि वह अपनी 8 साल की बच्ची को हॉस्टल में छोड़कर विदेश हनीमून मनाने जाए? माया ने मुंह बनाते हुए गुस्से में पूछा। इन अमीर लोगों के दिलों में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती माया। इनके अपने सुख के आगे सब बेकार है। अच्छा यह बताओ, वह आदमी अपनी बेटी से मिला? समिधा ने शेखर के विषय में पूछा। नहीं दीदी, वह प्रिंसिपल ऑफिस से बैठा रहा और बिना अपनी बेटी से मिले चला गया। जब बेटी को पता चला कि उसके पापा चले गए हैं, मैंने खुशी बिटिया से कहा तुम्हारे पापा चले गए, तो उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने धीरे से कहा, पापा बहुत बिजी रहते हैं, डॉक्टर आंटी का फोन आ गया होगा इसलिए वह चले गए। दीदी इतना कहकर वह चुप हो गई। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ दर्द का सैलाब भी था। माया ने गंभीर लहजे में कहा। माया की बात सुनकर समिधा स्तब्ध रह गई। कोई व्यक्ति बेशर्म, स्वार्थी और वासना का पुजारी हो सकता है, पर वह इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि उसे अपने सुख के आगे अपनी बच्ची का दर्द भी न दिखाई दे। माया खुशी इस समय कहाँ है? समिधा ने पूछा। अपने कमरे में बैठी अपनी मम्मी की तस्वीरें देख रही है, माया ने दुखी होकर बताया। ठीक है, मैं खुशी से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर समिधा खुशी के पास जाने के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकल गई। खुशी आप रो रहे हो बेटा? समिधा ने खुशी के कमरे में पहुंचकर उससे पूछा। खुशी ने चौंक कर समिधा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जल्दी से अपने आंसुओं को दोनों हाथों से पोंछते हुए घबरा कर कहा, नहीं मैडम, मैं अपनी मम्मा की तस्वीर देख रही थी। समिधा खुशी के पास आकर बैठ गई और बोली, खुशी एक बात बताओ, जब तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास थी तब भी तुम उनके सामने रोती थी? नहीं मैडम, मेरी मम्मा मुझे कभी रोने नहीं देती थी। वह मुझसे कहती थी कि मेरी गुड़िया की आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। खुशी ने उदासी भरे स्वर में कहा। फिर तुम आज क्यों रो रही हो? तुम्हें रोता देखकर तुम्हारी मम्मा उदास हो जाएंगी, क्या तुम ऐसा चाहती हो? समिधा ने धीरे से पूछा। मैडम, मम्मा अब मुझे कहाँ देख सकती हैं, वह तो भगवान के पास चली गई हैं। खुशी उदास होकर मासूमियत से उसने पूछा। तुम्हारी मम्मा अब स्टार बनकर वहां से तुम्हें देख रही हैं। आसमान पर जो स्टार तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक तुम्हारी मम्मा है। समिधा ने समझाते हुए कहा। सच मैडम? खुशी ने खुश होकर पूछा। बिल्कुल सच, समिधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैडम, इतने स्टार्स आसमान पर हैं, इनमें से मेरी मम्मा कौन सी है मुझे कैसे पता चलेगा? खुशी ने मासूमियत से पूछा। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव दिखाई दे रहे थे। इतने सितारों में से
तुम अपनी मम्मा को बहुत आसानी से पहचान सकती हो। समिधा ने हंसते हुए कहा। कैसे मैडम, मुझे तो सभी एक जैसे लगते हैं। खुशी ने आश्चर्य से कहा। यह तो बहुत आसान है, तुम सितारों को देखो, जो सितारा तुम्हें सबसे अच्छा लगे वही तुम्हारी मम्मा है। समिधा ने खुशी को समझाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर मैं आज रात को आसमान के सितारों में से अपनी मम्मा को ढूंढूंगी। खुशी ने खुश होकर ताली बजाते हुए कहा। तो फिर चलो, पहले अपने आंसू पोंछो, फिर खाना खाओ, तभी तुम रात को में अपनी मम्मा को खोज पाओगी। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हें तुम्हारी मम्मा दिखाई नहीं देंगी। समिधा ने रहस्यमयी स्वर में कहा। अच्छा, क्या ऐसा होता है? खुशी ने घबराकर जल्दी से पूछा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तुम्हारी समिधा मैडम सच कह रही हैं। तभी दरवाजे के पास से एक आवाज सुनाई दी। खुशी और समिधा ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। समिधा और खुशी ने जब चौंक कर दरवाजे की ओर देखा तो वहां स्कूल के वाइस चेयरमैन खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर समिधा हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और जल्दी से बोली, नीलेश सर, आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? समिधा नीलेश को अपने सामने देखकर घबरा गई। वह जल्दी नीलेश के सामने पड़ती नहीं थी, क्योंकि समिधा ने नीलेश की आंखों में अपने लिए प्यार को पढ़ लिया था। पर समिधा नीलेश के सामने अनजान बनने का नाटक करती थी। आज फिर नीलेश को अपने इतने करीब देखकर वह घबरा कर अपनी नजरें चुराने लगी। समिधा यह नहीं चाहती थी कि नीलेश यह जान सके कि वह जान गई है कि वह मुझे पसंद करने लगे हैं। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे पता कैसे चलता कि समिधा मैडम से बच्चे इतना प्यार क्यों करते हैं? वैसे आप मुझे देखकर घबरा क्यों रही हैं? नीलेश ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ पूछा। जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ की वार्डन हूँ, तो मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि मैं बच्चों की समस्याओं के साथ उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करूं। समिधा नीलेश कोई बात का इशारा समझ गई थी, पर उसने धीरे से अनजान बनकर जवाब दिया। अगर हर अध्यापक आपकी तरह बच्चों के विषय में ऐसा सोचने लगे तो बच्चे अपने मनोभावों को अपने अध्यापकों के सामने खुलकर व्यक्त करेंगे और उनकी हर समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। वह गलत मार्ग पर जाने से बच भी जाएंगे। नीलेश ने समिधा की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा। सर, अध्यापकों का तो यह कर्तव्य होता है कि वह अपने विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करें। समिधा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हर अध्यापक ऐसा नहीं करता। यहाँ भी ऐसे बहुत से अध्यापक हैं, आप भी जानती हैं। यह कहते हुए नीलेश के चेहरे पर गंभीरता छा गई। सर, आपको शायद मुझसे कुछ कहना था? समिधा ने बात बदलते हुए कहा। अरे हाँ, मैं तो जिस काम के लिए आपके पास आया था वह कहना भूल ही गया। कल सुबह एक मीटिंग रखी गई है, उसमें आपका रहना बहुत जरूरी है। जब मुझे पता चला कि आप एक सप्ताह की छुट्टी लेकर अपने शहर गई हैं तो मैं परेशान हो गया कि आपको कैसे बुलाया जाए। जब मैंने माया से इस विषय में बात की तो उन्होंने बताया कि आप आ चुकी हैं और एक उदास बच्ची से मिलने उसके कमरे में गई हैं, तो मैंने आपको अपने ऑफिस में बुलाना ठीक नहीं समझा। मैं उस प्यारी बच्ची और आपसे मिलने यहीं आ गया। नीलेश ने समिधा को गहरी नजरों से देखते हुए हंसकर कहा। वैसे समिधा जी, आप अपने शहर किससे मिलने गई थी? अब तो आपकी माता जी का देहांत हो गया है, तो वहाँ आपका अपना कौन है? सर, मेरी सहेलियाँ, मेरी पुरानी यादें उस शहर में है, इसीलिए कभी कभी अपने शहर चली जाती हूँ। समिधा ने धीरे से गंभीर लहजे में कहा। ओह, ये बात है। सर, मीटिंग में मेरा रहना वहाँ क्यों जरूरी है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? समिधा ने नीलेश की ओर देखकर बात बदलते हुए प्रश्न किया। हाँ, पूछ सकती हैं, पर मैं आपको बता नहीं सकता। या तो मीटिंग में ही पता चलेगा कि आपका वहाँ रहना क्यों जरूरी है, या तो चेयरमैन साहब कल ही आपको बताएंगे। नीलेश जी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया और वहाँ से चले गए। समिधा नीलेश को जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। मैडम, आप रात में मेरे साथ रहेंगी जब मैं अपनी मम्मा को आसमान में ढूंढूंगी?
खुशी की मासूम आवाज़ सुनकर समिधा चौंक कर अपनी सोच से बाहर निकल आई। हाँ, मैं रात को तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब हम दोनों मिलकर तुम्हारी मम्मा को आकाश में ढूंढेंगे। अच्छा, अब तुम आराम करो, कल से तुम्हें स्कूल भी जाना होगा। अब मैं चलती हूँ, शाम को आऊंगी, समिधा ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। समिधा अपने ऑफिस में बैठी अभी भी नीलेश के चेहरे की रहस्यमयी मुस्कान के बारे में सोच रही थी। कल की मीटिंग में क्या बात होगी जो उसका वहां रहना जरूरी है, यह सोच सोच कर समिधा परेशान थी। समिधा रात भर बेचैन रही। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि नीलेश जी ने उसे मीटिंग में रहने के लिए विशेष रूप से क्यों कहा। यही सोच विचार करते हुए समिधा कब नींद की आगोश में समा गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसकी आंख देर से खुली। जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी, क्योंकि घड़ी की सुई 7 बजा रही थी। हे भगवान, मैं इतनी देर तक सोई रही, मुझे मीटिंग में भी पहुंचना है। चेयरमैन साहब समय के बहुत पाबंद हैं। अगर वह आज देर से मीटिंग में पहुंची तो उसकी बनी बनाई प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। समिधा मन ही मन यह सोचने लगी। यही सोचते हुए वह जल्दी से बिस्तर से उठकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद समिधा तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। इस समय 8 बजे थे। उसके पास नाश्ता करने का समय नहीं था। उसने सोचा मीटिंग के बाद कैंटीन में जाकर कुछ खा लेगी। वैसे आमतौर पर समिधा अपना नाश्ता खुद बनाती थी। उसके रूम में एक छोटा सा किचन भी था। लंच और डिनर वह हॉस्टल में कैंटीन में बच्चों के साथ ही करती थी। अभी मीटिंग शुरू होने में आधा घंटा था, इसलिए समिधा अपने ऑफिस की ओर चल पड़ी। तभी पीछे से माया की आवाज़ सुनाई दी। दीदी, आपको बड़े साहब अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। समिधा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ माया खड़ी हुई थी। माया, क्या चेयरमैन साहब आ गए? समिधा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ दीदी, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, माया ने बताया। मीटिंग तो 8:30 बजे से है। चेयरमैन साहब आज इतनी जल्दी आ गए? और सभी मेंबर्स भी वहाँ हैं? समिधा ने घबरा कर पूछा। नहीं दीदी, अभी वहाँ कोई नहीं आया है, आप परेशान ना हो। सिर्फ बड़े साहब और छोटे साहब ही ऑफिस में हैं, उन्होंने आपको बुलाने के लिए कहा, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। माया की बात सुनकर समिधा ने चैन की सांस ली और चेयरमैन साहब के ऑफिस की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने बहुत सम्मानित स्वर में पूछा, मे आई कम इन सर? कम इन। अंदर से एक गंभीर आवाज सुनाई दी। समिधा ऑफिस के अंदर दाखिल हुई और उसने चेयरमैन साहब और नीलेश को अभिवादन किया। बैठिए मिस समिधा, चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद सर, कहते हुए समिधा कुर्सी पर बैठ गई। आपने मुझे बुलाया सर? समिधा ने धीरे से पूछा। हाँ मिस समिधा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात पर गौर फरमाएंगी, चेयरमैन साहब ने गंभीर लहजे में कहा। चेयरमैन साहब की बात सुनकर समिधा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह मन ही मन घबरा गई, कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई जिसके कारण चेयरमैन साहब ने यहाँ वार्निंग देने के लिए बुलाया है। तभी कल नीलेश सर कह रहे थे उसका मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है। चेयरमैन साहब की बात सुनकर समिधा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने डरते हुए कहा, सर अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या किसी ने मेरे खिलाफ कोई शिकायत की हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नौकरी से ना निकालिएगा, मैं आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतना कहते कहते समिधा की आवाज़ भर्र आ गई और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। समिधा को रोता हुआ देखकर चेयरमैन साहब ने जल्दी से कहा, अरे समिधा, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे कंधों पर और ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ डाल रहा हूँ, इसीलिए मीटिंग रखी गई है। चेयरमैन साहब की बात सुनकर समिधा ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई दे रहे थे। इस तरह क्या देख रही हो? शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, पर यह सच है। आज की मीटिंग में तुम्हें तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा मिस समिधा। अब तुम इस स्कूल की वार्डन नहीं, वाइस प्रिंसिपल होगी। चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगी, मुझे वार्डन ही बने रहने दीजिए सर, समिधा ने घबराकर डरते हुए कहा। तुम क्या कर सकती हो या तुम खुद नहीं जानती, पर हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए तुम्हें यह जिम्मेदारी दी जा रही है और तुम यह जिम्मेदारी लेने से इनकार नहीं कर सकती, यह मुझे विश्वास है। चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए गंभीरता से कहा। ठीक है सर, मैं आपके कहने पर यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने पहले पद को भी नहीं छोड़ूंगी। उस पद पर आप किसी और की नियुक्ति कर दीजिए, पर मैं
उस पद पर अवैतनिक रूप से कार्य करती रहूंगी। मेरी इस इच्छा को आप ठुकराएंगे नहीं, मैं ये आशा करती हूँ, समिधा ने गंभीर लहजे में कहा। ठीक है, तुम वार्डन के पद पर कार्यरत रहोगी। तुम्हारे सहायक के रूप में किसी दूसरे को नियुक्त किया जाएगा और उसको वेतन दे दिया जाएगा। अब तो तुम खुश हो? चेयरमैन साहब ने हंसते हुए कहा। यस सर, समिधा ने खुश होकर कहा। चेयरमैन साहब कुछ और कहते उससे पहले उनका फोन बज उठा। उन्होंने फोन उठाया। हेलो, क्या? कब हुआ? अचानक कैसे? ठीक है, मैं नीलेश के साथ वहां आ रहा हूँ, तुम हौसला रखो, चेयरमैन साहब ने दुखी स्वर में कहा और फोन काट दिया। उनके चेहरे पर दुख और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ पापा? किसका फोन था? नीलेश ने घबराकर पूछा। इंदु का। तुम्हारी चाची जी अब इस दुनिया में नहीं रही, चेयरमैन साहब ने दुखी होकर लंबी सांस लेकर कहा। क्या? वह तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक यह सब कैसे हो गया? नीलेश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। इंदु की किस्मत ही ऐसी है, पहली बार जब उसकी बारात आई तो तुम्हारे चाचा जी की मौत हो गई। लड़के वालों ने इंदु को मनहूस कहकर ठुकरा दिया। अब दूसरी बार जब 10 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है तो तुम्हारी चाची की मौत हो गई। अब 1 साल शादी तो हो नहीं सकती, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, चेयरमैन साहब ने दुखी होकर कहा। नीलेश, आज की मीटिंग कैंसिल कर दो, हमें तुरंत इंदौर के लिए निकलना है। इंदु वहाँ हमारा इंतजार कर रही है, चेयरमैन साहब ने गंभीर लहजे में कहा। पापा, यह तो बहुत बुरा हुआ। क्या अब शेखर इंदु से शादी करेगा? नीलेश ने कहा। देखो क्या होता है, जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। हम सब उसके हाथों की कठपुतलियां हैं, चेयरमैन साहब ने दुखी होकर कहा और वह नीलेश के साथ ऑफिस से बाहर निकल गए। शेखर, इंदौर, डॉक्टर इंदु, यह नाम समिधा के कानों में गूंजने लगे। तो क्या शेखर नीलेश की बहन से शादी करने वाला है? नहीं नहीं, इससे आगे वह कुछ सोच ही नहीं सकी। चेयरमैन साहब और नीलेश के जाने के बाद भी समिधा बुद्ध बनी कुर्सी पर बैठी रही। उसे यह भी होश नहीं रहा कि चेयरमैन साहब अपने ऑफिस से बाहर जा चुके हैं। समिधा के कानों में अभी भी शेखर, डॉक्टर इंदु की आवाज़ गूंज रही थी। वह पता नहीं कितनी देर ऑफिस में बैठी रही, उसे कोई होश नहीं था। माया की आवाज़ ने उसकी तंद्रा को भंग किया। दीदी, आप अभी भी यहीं बैठी हुई हैं? यहाँ से चलिए, आज स्कूल का कोई काम नहीं हुआ क्योंकि बड़े साहब ने 1 दिन का शोक घोषित कर दिया है। उनके भाई की पत्नी की मौत हो गई है, वह लोग इंदौर के लिए निकल गए हैं। मुझे लगता है कि आपको इसकी सूचना मिल गई है, इसीलिए आप दुखी हो रही हैं, पर ईश्वर के आगे किसकी चली है? जो होना था वह तो हो गया, अब आप भी यहाँ से चलिए, माया ने उदासी भरे स्वर में कहा। समिधा ने कुछ नहीं कहा, उसके मन में विचारों की आंधी चल रही थी। वह चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गई। माया आश्चर्यचकित होकर समिधा को जाते हुए देखती रही। उसे समिधा का व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। फिर मन ही मन सोचने लगी, हो सकता है समिधा दीदी को अपनी माँ की याद आ गई हो। अभी कुछ दिन पहले उनकी माँ की भी तो ऐसे ही अचानक मौत हो गई थी। यह विचार आते ही माया ने लंबी सांस ली और वह भी ऑफिस से बाहर निकल गई। उधर समिधा अभी अपने कमरे तक पहुंची नहीं थी, तभी खुशी की रूह पार्टनर दौड़ती हुई उसके पास आई और समिधा से कहने लगी, मैडम मैडम, खुशी बहुत रो रही है, आप जल्दी चलिए। क्या हुआ उसे? वह रो क्यों रही है? समिधा ने घबरा कर पूछा। मैडम, मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, शायद उसके पापा प्रिंसिपल साहब से मिलने आए थे, यहाँ आकर भी वह बिना खुशी से मिले ही चले गए। जब से माया दीदी ने खुशी को यह बताया कि वह चले गए हैं, तभी से खुशी उदास थी और आज वह बहुत रो रही है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती, खुशी की रूम पार्टनर ने उदासी भरे लहजे में जवाब दिया। चलो मैं देखती हूँ खुशी क्यों रो रही है, समिधा ने कहा और खुशी के रूम की ओर चल पड़ी। जब समिधा खुशी के कमरे में पहुंची तो खुशी अपनी मम्मी की तस्वीर से बातें करते हुए रो रही थी। मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है, आप तो स्टार बन गई। मेरी मैम ने मुझे बताया है, मैं आपको रोज देखती हूँ। क्या आप भी अपनी खुशी को देखती हैं? मम्मा, क्या आपको पता है पापा मेरे हॉस्टल आए थे पर मुझसे बिना मिले ही चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा। अब वह इंदु आंटी से शादी करने वाले हैं। इंदु आंटी अब मेरी नई मम्मा बन जाएंगी, पर मैं उनको मम्मा नहीं कहूँगी। मम्मा, मुझे आपको एक बात बतानी है, आपकी सभी साड़ियाँ और गहने पापा इंदु आंटी को दे देंगे।
पापा इंदु आंटी से कह रहे थे, मम्मा मैं आपकी साड़ियाँ उन्हें नहीं दूंगी, वह तो आपकी हैं। मैंने पापा से कहा तो पापा ने मुझे डांटते हुए कहा, यह सब अब इंदु का है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारे लिए दूसरी साड़ियाँ आ जाएंगी। पर मम्मा वह साड़ी आपकी है, मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। जो साड़ी मेरे लिए आएगी वह आपकी तो नहीं होगी ना। आप लौट आओ, आप लौट आओ। इतना कहकर खुशी फूट फूट कर रोने लगी। खुशी को रोता देख समिधा का दिल दर्द से तड़प उठा। उसे शेखर से और ज्यादा नफरत होने लगी। समिधा दौड़कर खुशी के पास पहुंची और उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराने लगी। खुशी समिधा को देखकर उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। समिधा ने उसे रोने दिया जिससे उसके मन हल्का हो जाए। थोड़ी देर बाद खुशी चुप हुई। समिधा ने उसके आंसू पोंछे और झूठी नाराजगी जताते हुए कहा, मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर तुम रोगी तो तुम्हारी मम्मा दुखी होंगी और वह भी रोने लगेंगी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। समिधा ने बुरा सा मुंह बना के कहा, नहीं मैडम, आप मुझसे नाराज ना होइए, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। आप मुझे मेरी मम्मा जैसी लगती हैं। खुशी ने समिधा को मनाते हुए कहा, अच्छा चलो मैंने तुम्हें माफ किया, पर मुझे यह बताओ मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा जैसी क्यों लगती हूँ? आपकी आंखें और आपके बाल सुनहरे हैं और लंबे हैं, बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह। मेरी मम्मा के बाल बहुत अच्छे थे, उन्हें मैं अपने हाथों से छूती और मम्मा के हाथों बालों में कंघी करती थी। जब मम्मा बीमार थी, आप मेरी मम्मा की तरह साड़ी पहनती हैं, इसलिए मेरी मम्मा जैसी लगती हैं। खुशी ने समिधा की ओर देखते हुए कहा, अच्छा तुम्हारी मम्मा के बाल सुनहरे थे जैसे तुम्हारे हैं? समिधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर मेरे बाल उतने लंबे नहीं हैं। खुशी ने उदास होकर कहा, अभी तुम छोटी हो इसलिए तुम्हारे बाल छोटे हैं। जब तुम अपनी मम्मा जितनी बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे बाल भी बिल्कुल तुम्हारी मम्मा की तरह लंबे हो जाएंगे, समझे बुद्धू? समिधा ने हंसते हुए कहा। खुशी भी समिधा की बातें सुनकर हंसने लगी। समिधा खुशी से बातें कर जरूर रही थी, पर उसके मन मस्तिष्क में विचारों की आंधी चल रही थी। उसने कुछ सोचकर खुशी से पूछा, खुशी, जिस औरत से तुम्हारे पापा शादी करने वाले हैं, क्या वह तुम्हें डांटती थी? नहीं, पापा कभी मुझे उनके पास जाने ही नहीं देते थे। एक बार वह मेरे कमरे में मुझसे मिलने आई थी, तभी वहाँ पापा आ गए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर ले गए और उनके जाने के बाद मेरे पास आकर बोले, तुम कभी इंदु के पास नहीं जाना, उसे बच्चे अच्छे नहीं लगते। अगर तुम उसके पास गई तो वह तुम्हें मारेगी, फिर तुम मुझसे शिकायत नहीं करना। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही इंदु के बारे में सब बता दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे कारण इंदु ने मुझसे शादी करने से इनकार किया तो मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगा। खुशी ने उदास स्वर में मायूसी से कहा, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें हॉस्टल तुम्हारी नई मम्मा के कारण भेजा है? समिधा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, पता नहीं, पर मैं तो डॉक्टर आंटी के पास जाती ही नहीं थी। खुशी ने धीरे से जवाब दिया, अच्छा चलो इन बातों को छोड़ो और कुछ बातें करें। तुम मुझे यह बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है? समिधा ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे गाना सुनना और गाना दोनों बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मा भी बहुत अच्छा गाती थी, खुशी ने खुश होकर बताया। तभी समिधा का फोन बज उठा। उसने देखा फोन रमा का था। समिधा ने फोन उठाया, रमा से कहा कि वह थोड़ी देर बाद उससे बात करेगी। खुशी की तरफ मुखातिब होकर वह बोली, वह थोड़ी देर बाद उसके पास आएगी। यह कहकर समिधा कमरे से बाहर चली गई। यह थी मेरी कहानी। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कहानी में जो नायक है शेखर, उसने अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगा रखा है। उसका मुखौटा तो समिधा के आगे खुल चुका है, लेकिन अब आगे इस कहानी में क्या मोड़ आएगा, ये जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग लेकर के मैं कल फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए चलिए हम लोग विदा लेते हैं। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। इस मुखौटा